सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज के कालांश में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कक्षा 9वीं से चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक कविता के शेष अंशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे, जिसके रचनाकार कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, जो प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित। इससे पूर्व के कालांश में आपने कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय के साथ प्रथम पद की व्याख्या को समझा। आइए बच्चों, शेष अंशों की व्याख्या की ओर हम चलते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। आइए बच्चों, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से अवगत हो जाते हैं। सयानी अर्थात बड़ी हो जाना, समझदार हो जाना। हाथ पीले करना अर्थात विवाह करना। पधारी अर्थात आई, आगमन होना, आ जाना। फाग होली पर्व के अवसर पर गाई जाने वाली गीत। मास अर्थात माह, महीना। स्वयंवर अर्थात अपना वर खुद चुनना। अनुराग प्रेम, लगाव। अंचल अर्थात आंचल या क्षेत्र। विजन अर्थात निर्जन, सुनसान। आइए बच्चों, अब हम प्रस्तुत अंश की व्याख्या की ओर चलते हैं। आप सभी देख रहे हैं छाया चित्र में सरसों जब बड़ी हो जाती है, उसमें पीले पीले फूल लग जाते हैं, तो उसकी कल्पना करते हुए, उसकी कल्पना दुल्हन के हाथों में लगी मेहंदी और उसके पीले हाथों से वो करना चाह रहे हैं, और उसे स्वयंवर अर्थात विवाह के योग्य समझते हुए इस दृश्य का वर्णन कवि कुछ इस प्रकार करते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। सरसों तो लगता है कि सबसे बड़ी हो गई है। वह धीरे धीरे उसका पौधा इतना अधिक विकसित हो चुका है कि अब वह फल देने के लायक हो चुका है, अर्थात अब उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। वह इतनी बड़ी हो गई कि हाथ पीले कर लिए हैं, कि उसने अपने हाथ पीले करवा लिए हैं। और ब्याह मंडप में पधारी, तो ये पीले पीले जो रंग के फूल नजर आ रहे हैं, वही उसके हाथों में लगी हल्दी और मेहंदी हैं, और वह विवाह मंडप में बैठ गई है आकर के। तो इस मंडप में विवाह के अवसर पर कई प्रकार की खुशियाँ, आनंद की छटा बिखेरी जा रही हैं, जिसमें से एक यहाँ पर कवि उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कि फाग गाता मास फागुन, मानो ऐसा लग रहा है कि वातावरण में वसंत ऋतु के आगमन के जैसा संकेत फागुन का महीना ही देने आया हो, फाग गीतों के माध्यम से। और वह इस विवाह मंडप में इस प्रकार आनंद युक्त होकर यह गीत गाए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि होली के गीत को गाता हुआ फागुन का महीना भी उस विवाह मंडप में शामिल हो गया हो। आ गया है आज जैसे, और इस प्रकार गाते हुए वो मानो यहाँ पर स्वयं उपस्थित हो गया हो इस खुशी के माहौल में। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इस स्वयंवर में मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार यह स्वयंवर का माहौल निर्मित हो चुका है। स्वयंवर से तात्पर्य है कि अपने वर का चयन स्वयं करना। पहले के समय में भी यह होता था अक्सर कि किसी भी प्रकार का एक शर्त रख दिया जाता था, उस शर्त को पूरा करने पर कन्या उस वर को
अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती थी। जैसे आप सभी जानते हैं, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो राजा जनक के द्वारा यह शर्त रखा गया था कि शिव धनुष को जो तोड़ेगा या उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह मेरी बेटी जानकी का वरण करेगा। तो ऐसे स्वयंवर आपने सुने ही हैं। अर्जुन के द्वारा तेल की परछाई में मछली को देखकर उसके आँख में लक्ष्य साधकर द्रौपदी के साथ हुए विवाह, यह भी इसी प्रकार के स्वयंवर का एक उदाहरण है। तो कह रहे हैं कवि कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, ऐसे ही इस सरसों के पौधे का आज स्वयंवर हो रहा है। वह आज उस चने के पौधे को जो दूल्हे के रूप में गुलाबी फूल का पगड़ी धारण किया हुआ है और सज धज कर खड़ा है, उसे आज वह चयन करने को आतुर है। तो प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कह रहे हैं कि इस दौरान प्रकृति अपने प्यार के हिलोरे दे रही है, वह अपना आंचल हिला रही है। और यह कैसे कि सरसों के खेत में आप देखते हैं जब हवाएं चलने लगती हैं तो फूल लहराते हुए एक ओर से दूसरी ओर, फिर दूसरी ओर से पहली ओर लहराते हुए अपनी सुंदर छटा हवाओं के साथ बिखेरती है। तो इसे ही कवि ने सुंदर उपमान रूपक के रूप में दिया है कि वह उसके प्रकृति की का आंचल हो। और इस अनुराग के प्रेम के माहौल में, इस विजन में, विजन से तात्पर्य है कि निर्जन भूमि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी ना हो, ज़्यादा लोगों की संख्या ना हो। तो हम अक्सर देखते हैं गाँव में लोगों की संख्या कम होती है और अधिकांशतः लोग शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनको उचित रोजगार गांव में ज़्यादा आमदनी के योग्य व्यापार या रोजगार नहीं मिल पाता। तो कवि कह रहे हैं कि इस विजन में हालांकि यह निर्जन भूमि है, लेकिन दूर व्यापारिक नगर से जो नगर का जो चकाचौंध है, वहाँ जो आधुनिकता के नाम पर संबंधों में जो कटुता नजर आती है, उससे कवि कह रहे हैं कि उसकी तुलना में यह गांव, भले ही लोगों की संख्या यहाँ कम है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ सामाजिक संबंधों को पैसों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और नगर में, शहर में व्यापार के नाम पर केवल अर्थ उपार्जन किया जाता है, पैसे ही कमाए जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि यह उस भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज़्यादा प्रेम तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रेम की प्रिय भूमि, प्रेम रूपी बीज की उपज हमारे इस गांव की भूमि में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। आइए बच्चों, प्रस्तुत अंश में आए काव्य सौंदर्य को देखने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से सामाजिक संबंधों की अनुभूति को जीवंत बना दिया है। यहाँ वो विभिन्न प्रकार के हमारे समाज में पाए जाने वाले संबंधों को प्रकृति के कण कण में महसूस कर रहे हैं। भाषा आपने देखा तत्सम, देशज व आंचलिक शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, जो बोलचाल की भी भाषा है। मुक्तक छंद की यह शैली है जिसमें वार्णिक या मात्रिक छंदों की गणना से यह मुक्त है। श्रृंगार रस बिल्कुल और संयोग श्रृंगार का वर्णन है, क्योंकि यहाँ प्रेम, अनुराग, विवाह संबंधी चर्चा शामिल है। हाथ पीले कर लिए हैं, फाग गाता फास मास फागुन में मानवीकरण अलंकार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो सजीव के द्वारा कार्य किया जाना संभव होता है वह प्रकृति पर आरोपित किया जा रहा है। प्रकृति के द्वारा यह दर्शाया जा रहा है कि वो मनुष्यों की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है तथा प्रकृति का अनुराग अंचल में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। प्रकृति का प्रेम वह आंचल हमें हवाओं के साथ लहराते
सरसों के खेत में देखने को मिलता है। हाथ पीले करना में लाक्षणिक प्रयोग होने से मुहावरे की झलक हमको देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है शादी विवाह के योग्य समझना। गुण, बिल्कुल माधुर्य गुण यहाँ पर हमें इन पंक्तियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मधुरता से संबंधित संबंधों की चर्चा यहाँ की गई है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम दूसरे आगे के पद की व्याख्या की ओर चलते हैं। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही है उसमें लहरियां। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही है उसमें लहरियां। नील तल में जो उगी हैं घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए अपने पैर नीचे, देखते ही मीन चंचल। आइए बच्चों, इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ से हम परिचित हो जाते हैं। तले अर्थात नीचे का हिस्सा, तलवा जिसको हम पैर के नीचे का हिस्सा बोलते हैं। पोखर अर्थात छोटे तालाब या जलाशय को हम पोखर कहते हैं। लहरियाँ अर्थात लहरें, तरंगे, हिलोरें। नील तल अर्थात नीले आसमान के नीचे या नीले जल के परत पर। आइए बच्चों, अब हम प्रस्तुत अंश की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर। कवि कह रहे हैं कि सामने ही एक पोखर है, अर्थात छोटा जलाशय है, तालाब है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। उठ रही इसमें लहरियाँ, इनको लहरियाँ बोला गया है। लहरियाँ अर्थात छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं छोटी से इस तालाब में। नील तल में, और नील तल में जो उगी हैं घास भूरी। यहाँ पर आप दो अर्थ में समझ सकते हैं नील तल को, कि एक तो नीले आकाश के नीचे जो यह जलाशय है उसमें उगी हुई घास, दूसरा जलाशय जो तालाब में हमें बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने पर नीले रंग का दिखाई पड़ता है, तो उसके ही परत पर पोखर के तलछटी में ही जो घास, भूरी भूरी घास उगी हुई हैं, वह हरी भूरी, कभी कभी विशेष स्थानों पर लाल रंग में शैवाल जो पाए जाते हैं, उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि वो शैवाल हैं, और वो भी साथ साथ में इसके लहरें ले रही हैं, लहरें मार रही हैं। तो ले रही वो भी लहरियाँ, तो साथ में ये शैवाल की जो घासें हैं जो भूरे और हरे रंग की हैं, ये घासें भी साथ में लहरें ले रही हैं और उसका आनंद ये ले रहे हैं। और एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, कवि कह रहे हैं कि बीच में, तालाब के बीच में एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा है। रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हम इसे दो अर्थ में समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणें जब बिल्कुल दोपहरी में, दोपहर के बाद या दोपहर से पूर्व तालाब में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो बिल्कुल चांदी की तरह चमकते हुए से लंबी रेखा निर्मित हो जाती है। उसे ही कवि कल्पना करके, जो आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं, सूर्य की किरणों से एक लंबी चमकती हुई रेखा बन पड़ी है, उसे वो चांदी का गोल बड़ा सा खंभा मान रहे हैं। दूसरा और अर्थ आप ले सकते हैं कि तालाबों की गहराई को नापने के लिए बीच में, बीचों बीच तालाब के एक लकड़ी प्रायः डाल दी जाती है, खड़ी कर दी जाती है, मोटा सा खंभा, जिससे उसकी गहराई का अंदाजा लगाया जाता है। तो कुछ जगह इसे जाट भी कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें जब इसमें भरी दोपहरी में पड़ती हैं, तो वह आँखों को
चकमका देती हैं, अर्थात आंखें चमक उठती हैं और उसमें हम आंखें ठहर नहीं पाती। और इससे होता यह है कि आंख दिग्भ्रमित हो जाता है। किनारे पर, और कवि कह रहे हैं कि है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। कवि कहते हैं कि किनारे पर बहुत सारे पत्थर हैं। आप देख रहे हैं दूसरे चित्र में कि किनारे पर पत्थर लगे हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, पी रहे चुपचाप पानी, बिल्कुल मानवीकरण अलंकार का सटीक उदाहरण, क्योंकि पत्थरों के द्वारा पानी का पिया जाना यह मानवीय कार्यों में से एक है। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इन पत्थरों की प्यास न जाने कब बुझेगी, क्योंकि ये तालाब में, नदियों में रहते हुए भी प्यासे रह जाते हैं। और ये पानी पी रहे हैं, ये कैसे आभासित हो जाता है, कैसे क्यों लग रहा है कवि को? क्योंकि लहरों के कारण पत्थरों का कुछ ऊपरी हिस्सा भीगा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो कवि उसे देखकर कल्पना कर रहे हैं कि शायद ये पानी पी रहे हैं और अपनी प्यास, जो अनंत युगों की प्यास है, वो ये बुझा पा रहे हैं। परंतु ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। तो उनकी प्यास वास्तव में कभी बुझने वाली नहीं है, ऐसा कवि वर्णन कर रहे हैं। आइए बच्चों, इस अंश में आए काव्यगत सौंदर्य से परिचित हो जाते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से प्राकृतिक दृश्यों की अनुभूति को जीवंत बना दिया है। उन स्थिर अचल रहने वाले प्रतिबिंबों में उन्होंने जीवन का संचार कर दिया है। भाषा तत्सम, देशज व आंचलिक शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, जो बोलचाल की भाषा के समकक्ष है। मुक्तक छंद की शैली, अद्भुत रस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे आश्चर्य की बातें की जा रही हैं जो संभव नहीं है। पत्थर का पानी पीना यह स्वाभाविक नहीं है, अतः यह अद्भुत रस के अंतर्गत आएगा। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में रूपक अलंकार है। सूर्य की किरणों को चांदी का गोल खंभा स्वीकार करना, या बीच तालाब में, पोखर के बीच में लगे हुए खंभे को चांदी का गोल खंभा बताना रूपक अलंकार ही है। तथा है खड़े पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी में मानवीकरण अलंकार है। और माधुर्य गुण यहाँ पर आभासित है, क्योंकि कवि प्रकृति के इन मधुर स्मृतियों को अपने जीवन से जोड़कर अपने जीवन को शांत और सुखमयी बनाना चाहते हैं। आइए बच्चों, प्रस्तुत काव्य के अगली पंक्तियों की व्याख्या की ओर चलते हैं। ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। आइए बच्चों, इस अंश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हो जाते हैं। टांग अर्थात पैर, पांव। मीन मछली, मत्स्य। निद्रा अर्थात नींद। चट अर्थात जल्दी से, तुरंत। माथ अर्थात मस्तक, सिर। श्वेत अर्थात सफेद, धवल। उजली अर्थात साफ साफ, बिल्कुल चमकती हुई। चटुल, चटुल से तात्पर्य है चंचल, सुंदर, चमक दमक वाली।
गगन, आकाश, आसमान। आइए बच्चों, इस अंश की व्याख्या की ओर चलते हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल। कवि कह रहे हैं कि बगुला पानी में अपनी टांग डुबाकर चुपचाप खड़ा है। आप चित्र में देख रहे हैं एक योग साधना करने वाला व्यक्ति एक पैर से खड़े होकर सूर्य की आराधना उपासना कर रहा है, और बगुला भी जल में जब शिकार के दौरान खड़े होता है, शिकार के तलाश में रहता है तो वह एक पैर को ही जल के अंदर रखता है और एक पैर को ऊपर उठाए रहता है, और बिल्कुल ऐसी मुद्रा धारण कर लेता है जैसे वो ध्यानस्थ हो, ध्यान में तल्लीन हो, वह बिल्कुल संन्यस्त हो, उपासना में लीन हो। परंतु यह प्रकृति का विचित्र संयोग है कि प्रत्येक जीवों को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए दूसरे के जीवन पर जब आश्रित होना पड़ता है तो उनमें भी इस प्रकार की चालाकियाँ आ जाती हैं। यह मात्र उन मछलियों को भ्रम में डालने के लिए कि यह जब बगुले अपने एक पैर को रखे रहते हैं जल के भीतर, तो उन्हें यह आभासित होने लगता है कि वह किसी जलीय पौधा, जल में उगने वाले पौधे का तना है, पतला सा यह पौधे का तना है, ऐसा महसूस होने लगता है, और वह आराम से उसके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ कर देती है मछलियाँ। और बगुला इसी फिराक में रहता है कि कब वो वहाँ पर आए और वह अपना शिकार तुरंत पानी के हलचल से, लहरों से, जब ये लहरें बगुले के पैर से टकराती हैं तो उन्हें आभासित हो जाता है। तो यही कवि कहते हैं कि बगुला पानी में अपनी टांग डुबाकर चुपचाप खड़ा है, और जैसे ही किसी मछली को देखता है, देखते ही मीन चंचल चलायमान मछली को आप देखते होंगे, जैसे ही पास में आई हुई मछली की ओर आप हाथ बढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो वो बहुत ही तेजी से अंदर की ओर चली जाती है, भाग जाती है दूर। तो चंचल चलायमान गतिशील मछली को देखते ही अपनी ध्यान की निद्रा को त्याग देता है। जो वह ध्यान लगाने का नाटक किया रहता है उसे वह त्याग देता है, छोड़ देता है, और चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है, और मछली ना जाने कब उसके चोंच में आ जाती है और उसके गले के नीचे निवाला बन जाती है। तो कवि यहाँ पर व्यंग का भी आभास हो रहा है कवि के इन शब्दों से, कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो बगुला के समान ध्यान करने वाले होते हैं, जिसे बगुला भगत भी एक ताने के रूप में, व्यंग के रूप में ताना कसा जाता है, कहा जाता है कि बगुला भगत होना मुहावरा है, अर्थात दिखावे की ओर, आडंबर की ओर आगे बढ़कर जीना। तो वे व्यक्ति जो दोहरे चरित्र, जो दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, ऐसे व्यक्तियों की ओर कवि यहाँ पर व्यंग करना चाह रहे हैं, और साथ में प्रकृति के इन चालाकियों को, प्रकृति में जी रहे जीवों को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व में बनाए रखने के लिए किस प्रकार की चालाकियाँ चलनी होती हैं यह भी बताया जा रहा है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक चिड़िया ऐसी है जो काले माथ, आप इस प्रस्तुत चित्र में देख रहे हैं कि उसके माथे पर काले रंग की का स्वरूप दिख रहा है, और श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, वह अपने सफेद पंखों के झपाटे मारता है फौरन, बिल्कुल तीव्र गति से उस पर टूट पड़ता है। तो एक काले सर वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों के झपाटे से टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। जल का हृदय किसे कहा गया? जो अंदर गहराई है उसे जल का हृदय कहा गया है। तो यह रूपक अलंकार का
छटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। तो वह मछली को देखते ही जल के अंदर तक जाकर उस मछली को अपना शिकार बना लेती है। और एक उजली चटुल मछली, चमकती हुई सी मछली जब उसे नजर आती है, चटुल, चंचल, उजली, चमक दमक से युक्त जब मछलियां लहराते हुए तैरती हैं तो उनके शरीर का कुछ हिस्सा चमकने लगता है। तो उसे देखकर ही यह पक्षी बहुत ही सतर्क हो जाता है और अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर कहीं आसमान में वह उसे ले जाती है, वह पक्षी, और जमीन पर ले जाकर उसकी जीवन को समाप्त करते हुए अपना आहार उसे बना लेती है। तो इस प्रकार कवि वर्णन करते हैं कि जीवों को एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए इस प्रकार की इन विभिन्न प्रकार की चालाकियां करनी पड़ती है। तो यह कवि अपनी चंद्रग्रहण से लौटने के दौरान देख रहे हैं ये सारे दृश्य। आइए बच्चों, इस अंश में आए काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति के जीवों का संघर्ष दर्शाना चाहा है कि वो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। भाषा तत्सम, देशज व आंचलिक शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, मुक्तक छंद की शैली। यहाँ आपको विभत्स एवं वीर रस दोनों ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल जो शाकाहारी भावों से युक्त हैं उन व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के दृश्य विभत्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक पक्षी जो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, अपने अथक प्रयासों से, विभिन्न प्रकार के अपने चोंच के हरकतों से और पंखों के झपाटे मार कर जिस प्रकार से वह अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे के जीवन से संघर्ष करती है, तो वह वीर रस के अंतर्गत आएगा। चुप खड़ा बहुला डुबाए टांग जल में अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उक्ति अर्थात दूसरों को कुछ संकेत किया जा रहा है, दूसरे की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। उन लोगों पर करारा व्यंग किया गया है जो आडंबर से युक्त जीवन जीते हैं। जल के हृदय पर में रूपक अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति आपने देखा, लक्षण आधारित। ओज गुण, बिल्कुल काव्य गुण के अंतर्गत आपने देखा कि इसमें ओज गुण विद्यमान है। वीर रस से संबंधित काव्यांश में ओज गुण स्वाभाविक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आज का कालांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।